नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस को 13 पार्ट 5 में आपका स्वागत है। इसके पहले पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, पार्ट 2 में हमने फासीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, अनुदारवाद का विस्तृत अध्ययन किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, वो बहुत फायदेमंद है और एग्जाम में उससे क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस वीडियो में पार्ट 5 में हम ये समझेंगे कि साम्यवाद जो है, कम्युनिस्ट जिसको बोलते हैं, कम्युनिज्म, जैसे हम लोग देखेंगे भारत में भी एक पार्टी है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें कन्हैया कुमार हमेशा हम लोग के मतलब नामों पे याद रहते हैं, मुंह पे हमेशा याद रहते हैं कन्हैया कुमार। ठीक है, तो आखिर उनकी क्या विचारधारा है वो इस चैप्टर से समझ में आ जाएगी। तो अगर बात करें मार्क्सवाद की, जिसे साम्यवाद भी बोलते हैं, तो साम्यवाद की उदय जो है वो सर कार्ल मार्क्स एवं इनके साथी एंजल्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी सन 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने साम्यवाद यानी कि मार्क्स साम्यवाद की विवेचना की थी। ठीक है, लेकिन इस विषय को सबसे पहले जब रूस की क्रांति हुई 1917 में, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है या बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, इस समय सबसे पहले रूस में लेनिन के द्वारा इसे उपयोग में लाया गया। तो अब समझना यह है कि आखिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने क्या विचार दिया एवं बाद में फिर लेनिन इसमें क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन करके इसमें क्या लागू किए। इस वीडियो में यह भी समझने को मिलेगा कि आखिर रूस और चीन जो है वो अलग हम लोगों से कैसे है। चीन जो है, चीन और अमेरिका में आखिर हमेशा तनातनी क्यों रहता है। आज चीन जो है वो विश्व में एक महान शक्ति के तौर पर उभर रहा है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है। ठीक है, तो अब वीडियो को ध्यान से देखिए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखी थी। हम सबों को ये पता है कि 17वीं 18वीं शताब्दी जो है वो पूरा पूंजीवाद, औद्योगिकवाद का ही युग था। उस समय क्या हुआ था, उद्योगपति धीरे धीरे अमीर से अमीर और गरीब वर्ग जो है वो धीरे धीरे शोषित वर्ग जो है वो धीरे धीरे गरीब बनते जा रही थी। इस पे क्या हुआ कि अमीर और गरीब के बीच में जो आर्थिक असमानता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, जिससे शोषित वर्ग की हालत बहुत ही गंदी हो गई। अब इसके उपाय में कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में कुछ सुझाव दिए, कुछ तरीकों को बताए, जिसे साम्यवाद कहा जाता है। वो क्या तरीका था? सबसे पहले उन्होंने बताया कि हमें वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना करना पड़ेगा। हमें एक ऐसा समाज की स्थापना करनी पड़ेगी जिसकी वेशभूषा, जिसकी प्रणाली पूरी वैज्ञानिक ढंग से होगी। मतलब ये जो है समाजवाद की स्थापना वो पूरी आर्थिक रूप में होगी। मतलब इस समाज के लोग आर्थिक रूप से एक दूसरे के एकदम समान होंगे। मतलब यहाँ जो अमीर और गरीब के बीच में जो फासला है वो खत्म कर दिया जाएगा और सभी लोगों को एक सतह पर लाकर उनमें आर्थिक समानता की स्थापना की जाएगी। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये पूरी असमानता की भावना पूंजीवाद की वजह से उदय हुई थी। तो उन्होंने पूंजीवाद का अंत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा पूंजीवाद को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तो पूंजीवाद को उठाकर फेंकेगा कौन? तो जब मजदूर वर्ग पूंजीपति वर्ग से असंतोष रहेंगे, धीरे धीरे असंतोष ये चरम पे पहुंच जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब ये सारे मजदूर मिलकर उद्योगपतियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ेंगे और एक ऐसा क्रांति करेंगे जब इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश की तमाम आर्थिक प्रणालियों पर नियंत्रण मजदूरों के द्वारा कर लिया जाएगा, जिसे उन्होंने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहा है। यानी सर्वहारा कहने का अर्थ है श्रमिक वर्ग। मतलब उस देश पर नियंत्रण श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा। और जब ऐसा किया जाएगा तो उस देश की सारे वर्ग एक समान बन जाएंगे। तो वहां पे
वर्ग का अंत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो अमीर और गरीब का जो विभिन्न वर्ग बन गया है वो अपने आप खत्म होकर सारे वर्ग एक समान बन जाएंगे, जिससे वर्ग का अंत हो जाएगा एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तब अपने आप समाज में जो शोषण है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये विचार कार्ल मार्क्स का था। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें वो कौन सारी संशोधन थी जिन्होंने लेनिन ने किया एवं अपने रूसी क्रांति के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसे अपने देश में कैसे लागू किया। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि सर्वहारा वर्ग में सिर्फ श्रमिक हैं, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ने कहा कि सर्वहारा वर्ग में सिर्फ श्रमिक ही नहीं बल्कि इसमें किसान भी शामिल है। मतलब पहला जो उन्होंने संशोधन किया, सर्वहारा के अंतर्गत श्रमिकों के साथ साथ किसान भाइयों को भी शामिल किया। मतलब देश की शासन व्यवस्था में चलाने में किसान का भी योगदान रहेगा। उसके बाद जो उनका दल संबंधी सिद्धांत था वो ये था, मार्क्स ने क्या कहा था? देश की शासन व्यवस्था सर्वहारा के द्वारा यानी कि श्रमिकों के द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या किसी देश की शासन व्यवस्था श्रमिकों के द्वारा चलाया जाएगा? क्या श्रमिकों को शासन की कला उनके पास है? उनके पास नेतृत्व का गुण है? उनके पास विदेश नीति निर्धारण के गुण है? उनके पास शासन कला का ज्ञान है? नहीं, शायद नहीं। क्योंकि ये किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि ये देश की शासन व्यवस्था में हर पहलू को एनालिसिस करके उसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए लेनिन ने कहा कि हम श्रमिकों के हाथों में देश को नहीं सौंप सकते, क्योंकि उनके पास शासन की कला नहीं है, उनके पास नेतृत्व का गुण नहीं है, उनके पास इस संदर्भ में ज्ञान नहीं है। अतः हम करेंगे क्या? इनके प्रतिनिधि मिलकर शासन करेंगे। मतलब ये मिलकर एक अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, जिसे वो प्रतिनिधि दल में शामिल होंगे जिस दल का नाम साम्यवादी दल होगा। जिस दल का नाम साम्यवादी दल होगा, मतलब सर्वहारा का अधिनायकवाद की जगह पे लेनिन ने साम्यवादी दल की स्थापना की। इसके बाद मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था स्टेटलेस सोसाइटी का, स्टेटलेस सोसाइटी मतलब जब साम्यवाद की स्थापना होगी तब राज्य अपने आप समाप्त कर दिया जाएगा, राज्य को खत्म कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में लेनिन का यह कहना है कि जब चारों ओर से हम पूंजीपति वर्ग के द्वारा घिरे होंगे और तब अपने अगर साम्यवादी देश जो है राज्य का अगर हम अंत कर देंगे तो क्या ये सारे पूंजीपति लोग मिलकर हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे, जो हम इसके विपरीत विचारधारा रखते हैं? तो हमें अपने देश को बचाए रखने के लिए, अपने समाज को बचाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। ये तब तक हम राज्य का अंत नहीं कर सकेंगे जब तक संपूर्ण देश में, पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में साम्यवाद की स्थापना ना हो जाए, जब तक ये सारे पूंजीपति देश साम्यवादी ना बन जाएं। क्योंकि जब सारे साम्यवादी बन जाएंगे, सारे राज्य विहीन हो जाएंगे, तो मुझे राज्य विहीन होने में क्या प्रॉब्लम है जब सारे एक जैसे विचार रखेंगे। तो ऐसा मानना लेनिन का था। इसके बाद जो चौथा है लेनिन का साम्राज्यवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में ये कहा था कि यूरोपीय देशों में जिस देश में पूंजीवाद की स्थापना है उस देश की मजदूर वर्ग, जो नीचे वर्ग के मजदूर वर्ग हैं, उनकी हालत बदतर है, उनकी हालत बहुत ही बेकार है। अब कार्ल मार्क्स के द्वारा बताए गए इस चीजों पर वहां के उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति देश के समर्थक वर्ग काफी आलोचना किए थे कार्ल मार्क्स की, क्योंकि इस समय ब्रिटेन के मजदूरों की हालत में सुधार हो रही थी। इसका कारण बताते हुए एवं लेनिन ने मार्क्स का बचाव करते हुए ये दलील दिया कि आपके मजदूरों का हालत इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप पूंजीपति हो, बल्कि इसलिए अच्छा है
क्योंकि आपने साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की स्थापना जो किया है, जैसे ब्रिटेन जो भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया है, भारत से लाए गए धन ये यहाँ पे अपने देशों में लगा रहा है। तो आपके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है वो अपने देशों में नहीं बल्कि पराधीन देशों में, जैसे भारत जैसे देशों के मजदूरों पर शोषण किया जा रहा है। आपके शोषण के शिकार, आपके पूंजीवाद के शिकार भारत हो रहे हैं। तो ऐसा विचार लेनिन का था। अब हम लोग समझते हैं कि स्टालिन ने अपने साम्यवाद में क्या विचार दिए, एवं स्टालिन जब वो प्रधानमंत्री बने बाद में तब उन्होंने क्या परिवर्तन किया। सन 1924 में जब लेनिन का डेथ हुआ, 1924 में जब लेनिन का डेथ हुआ, उसके बाद पद पे स्टालिन आए। रूस के प्रधानमंत्री के तौर पे स्टालिन आए। अब क्या था, स्टालिन ने लेनिन के द्वारा बताए गए मार्गों में कुछ परिवर्तन किया। सबसे पहला परिवर्तन एवं कठोर परिवर्तन जो नेगेटिव मतलब बुरा है वो ये था कि उन्होंने दलीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया एवं वहां पे व्यक्तिगत अधिनायकत्व, मतलब एक ही व्यक्ति शासक होगा, एक ही व्यक्ति सब कुछ करेगा। स्टालिन जो बोलेगा वही सही है, स्टालिन ही भगवान है, स्टालिन की ही पूजा होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था का वो स्थापना किया। इसने क्या किया, अपने देश के जितने सारे ऑपोजिशन पार्टी थे सबको धीरे 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 खत्म करना शुरू किया। इसके जितने विरोधी थे सबको उठाकर जेल में डालना शुरू किया। इस तरह से कह सकते हैं कि उसने पूर्ण डिक्टेटर का रूप, तानाशाह का रूप अपना लिया था स्टालिन ने, और उसने दलीय व्यवस्था को समाप्त करके व्यक्तिगत अधिनायकत्व की स्थापना की थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसके द्वारा परिवर्तन किया गया, हालांकि ये पॉजिटिव सेंस में बहुत अच्छी बात है, उन्होंने एक देश में समाजवाद की धारणा दी, सोशलिज्म इन सिंगल कंट्री। इसका मतलब क्या है कि स्टालिन ने कहा कि हम तब तक विश्व के सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना नहीं कर पाते जब तक हम अपने देश में खुद ये साबित ना कर दें कि साम्यवाद कितनी अच्छी प्रणाली है। उसने क्या किया, एक ऐसा राष्ट्रवाद की भावना अपनाया कि हम रूस को एक ऐसी समाजवाद, एक ऐसे साम्यवाद के रूप में विकसित कर देंगे ताकि पूरे विश्व इस देश को देखकर प्रेरित हों और खुद को पूंजीवाद का अंत कर साम्यवाद की स्थापना करें। मतलब उन्होंने एक देश में समाजवाद, रूस को पूरी तरह से विकसित करने का प्रण लिया और साथ में दलीय व्यवस्था का अंत कर व्यक्तिगत अधिनायकत्व डिक्टेटर बना। तो इस समय कुल मिलाकर स्टालिन के द्वारा मोटा मोटी यही बात किया गया। इसके बाद वहां पे ख्रुश्चोव आते हैं। अब समझते हैं ख्रुश्चोव ने रूस में क्या परिवर्तन किया। स्टालिन की मृत्यु के बाद ख्रुश्चोव ने 1953 के बाद वो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा। चूंकि स्टालिन ने व्यक्तिगत अधिनायकत्व की स्थापना की थी, ख्रुश्चोव ने इसकी सख्त आलोचना करके ये कही कि ऐसे देश नहीं चल सकता है, हमें व्यक्ति पूजा जो स्टालिन पर की गई थी, किया जाता था, व्यक्ति पूजा का खत्म करना होगा और हमें दलीय प्रणाली अपनानी होगी। मतलब उन्होंने फिर से दल की स्थापना की, मतलब स्टालिनाइजेशन, स्टालिनीकरण जो हुआ था, स्टालिन के अनुसार जो पूरी रूस को गढ़ा गया था उसको ख्रुश्चोव ने पुनः अंत किया एवं फिर से लेनिन की भांति दलीय प्रणाली को अपनाया। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था कि साम्यवाद की स्थापना हेतु पूंजीवाद का पूरा अंत करना आवश्यक है। ये दोनों साथ में कभी नहीं एग्जिस्ट कर सकते, नहीं रह सकते। लेकिन ख्रुश्चोव ने यह माना कि व्यवहारिक तौर पे अगर देखा जाए तो अगर उस वैसा स्थिति आने से कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, मतलब कभी भी हम पूंजीवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होनी चाहिए कि साम्यवाद एवं पूंजीवाद के बीच में आपसी सहयोग होनी चाहिए एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होनी चाहिए। मतलब साम्यवाद अपने रूप से चले, पूंजीवाद अपने रूप से चले, लेकिन दोनों की जो कॉमन बातें हैं
बातें हैं उसको लेकर साथ में चले, जिससे ये दोनों आपस में कलह होने से बचे एवं शांतिपूर्ण तरीके से पूरे विश्व पर अपनी अपनी छाप छोड़े, सामाजिकता की स्थापना करें, लोक कल्याण की स्थापना करें। तो इसके बाद खुश्चोव के बाद मेनली रूस की बात यहीं तक है। इसके बाद जो मेनली है वो चीन की बात है। तो इसके बाद जब अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें चीन के द्वारा पढ़ेंगे, जब चीन की क्रांति 1 अक्टूबर 1949 में हुई और उस समय वहां माओ जब वहां के बने शासक, तब उन्होंने कैसे चीन को परिवर्तन किया, उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए और आखिर क्यों चीन आज विश्व में सबसे अधिक जल्दी उभरता हुआ एक देश जो कुछ सालों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, एवं साथ ही साथ वो भारत पर क्यों हमेशा कब्जा अपनाते रहा है, क्यों अपना वर्चस्व दिखाते रहा है, इसका भी विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सारी बातें जरूर समझ में आई होगी कि साम्यवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो समाजवाद की स्थापना करती है। इसका व्यवहारिक रूप में लेनिन ने 1917 अक्टूबर क्रांति यानी रूस की क्रांति में अपनाया था। इसके बाद स्टालिन एवं खुश्चोव, बाद में इसे चीन ने भी सन 1949 में अपनाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।